अच्छे दिन आते नहीं लाना पड़ता है, अच्छे दिन आते नहीं लाना पड़ता है, जंजीरों के जाल को दबाना भी पड़ता है। मुकद्दर में लिखा है अगर ख्वाबों का टूटना, मुकद्दर में लिखा है अगर ख्वाबों का टूटना, तो टूट कर ही ख्वाबों को यार सजाना पड़ता है। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ प्रकाश के परावर्तन के नियम, मैंने जो पहला लेक्चर डाला है उसको यूट्यूब पे आ चुका है, ठीक है। तो वो था स्टार्टिंग क्लास, यानी प्रकाश क्या होता है, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, तो इन सारे शब्दों के जो परिभाषा होता है और इनसे जो अच्छे तरीके से मैंने समझाया इसके बारे में, ठीक है। और इसका पहला लेक्चर मैंने यूट्यूब पर एज ईडू वाइब्स एकेडमी इस पर मैंने डाल दिया है, ठीक है। और मैंने ये दूसरा लेक्चर लेकर आया है, तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में। चलो, प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर में परावर्तन होता क्या है, ठीक है। तो परावर्तन होता क्या है और परावर्तक सतह किसको बोलते हैं, ठीक है। पहले जानते हैं परावर्तन के बारे में। आप जब छोटे रहे होंगे ना, तो उस वक्त में ना अपने दोस्तों के साथ बहुत ही मजाक करते होंगे, नहीं कभी आपने इस प्रयोग किया होगा कि कोई दर्पण ले लिया होगा आपने और सूरज की किरणों के सामने खड़े हो गए होंगे, और सूरज की जो किरणें आती हैं चेहरे पर, उस चेहरे को ना हम लोग दर्पण पे आने देते हैं और दर्पण से क्या करते हैं, सूरज की किरणों को टकरा देते हैं। और देखते हैं कि दो चार को अपन खचरवा दोस्त है, तो उसके पास में क्या करते हैं, उसके आंखों पर ना प्रकाश के किरणों को मोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उसके आंखों पर मोड़ देते हैं, और हमारा दोस्त क्या करने लगते हैं, आंख में रोशनी आवे लगलूँ, आंख में रोशनी गड़े लगलूँ, नहीं ऐसा बहाना करने लगता है। तो यही हम लोग उस समय जो ये प्रयोग करते थे, ये जो मजाक करते थे अपने दोस्तों के साथ, तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, आखिर क्या कहलाता है, ठीक है। हम लोग मजाक मजाक में ये तो प्रयोग करते रहे, लेकिन कभी ये नहीं जान पाए कि ये जो प्रकाश का मुड़ना है इसको कहेंगे क्या, ठीक है। तो जो प्रकाश आपने सूरज की किरणें को जो दर्पण पर पड़ने दिया, और वो प्रकाश की किरणें जब मुड़कर दूसरी तरफ गई, वही क्या कहलाता है, प्रकाश का दूसरी तरफ मुड़ना। प्रकाश का मुड़ना मतलब कि प्रकाश का परावर्तन करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश को हम दूसरी तरफ मोड़ दे रहे हैं, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं, ठीक है। और देखो, जो दर्पण होती है, प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि जब सूरज की किरणें किसी दर्पण पर पड़ती है और दर्पण से टकराकर किसी दूसरी तरफ मुड़ जाती है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। यानी कि प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर मुड़ना, लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है, परावर्तन कहलाता है। अब देखो, प्रकाश जब मुड़ता है तो किसी न किसी परावर्तक सतह से मुड़कर जाता है, ठीक है, किसी परावर्तक सतह से मुड़ जाता है। तो ये परावर्तक सतह आखिर होता क्या है, देखो, जो दर्पण है, ये दर्पण अगर प्रकाश को दूसरे तरफ मोड़ने में मदद कर, हाँ, तो ये जो परावर्तक सतह है, जो दर्पण है, वो प्रकाश की किरणों को दूसरे तरफ मोड़ने में जो मदद कर रही है, उस सतह को क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। चलो, तो जब भी प्रकाश के परावर्तन होता है तो कुछ न कुछ नियमों का पालन करती है, ठीक है। जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो कुछ न कुछ नियमों का पालन करती हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है वो कुछ न कुछ नियमों का पालन करती है। क्या कहती है, प्रकाश जब परावर्तन करती है तो वो कुछ न कुछ नियमों का पालन करती है, ठीक है। चलो, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये है, मैंने ये क्या बनाया, दर्पण। ये क्या है, दर्पण।
इसके ऊपर जो हिस्सा है ये क्या है, परावर्तक सतह। ये दर्पण हो गया, क्या है, दर्पण। इसके ऊपर जो है परावर्तक सतह, क्या है, परावर्तक सतह, जहाँ से जब प्रकाश पड़ेगी वो दूसरी तरफ मुड़ेगा। ठीक है, देखो ये जो है यहाँ पे है लेजर लाइट, क्या है, लेजर लाइट। जब भी लेजर लाइट आप यहाँ से जब लेजर लाइट जलाओगे तो ये लेजर लाइट की किरणें क्या करेगी, इस दर्पण पे पड़ेगी। क्या करेगी, जब भी लेजर लाइट जलाओगे तो इसकी जो रोशनी है, जो किरणें हैं, ये किरणें किस पे आएगी, तो दर्पण के परावर्तक सतह पे पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो रोशनी निकल के क्या कहाँ है, दर्पण पर, यानी प्रकाश जो है जिस सतह पर, जिस परावर्तक सतह पर पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब देखो जब किसी दर्पण पर प्रकाश पड़ती है तो उसके बाद ये दर्पण क्या करती है, इसी किरणों को दूसरे तरफ मोड़ देती है। क्या करती है, प्रकाश की किरणों को दूसरे तरफ मोड़ देगी। ठीक है, तो प्रकाश जब मुड़ कर दूसरी तरफ मुड़ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, अब इसको क्यों परावर्तित किरण बोले, क्योंकि प्रकाश किसी सतह पर पड़ी, परावर्तक सतह पर यानी कि दर्पण पर, और ये दर्पण क्या किया, प्रकाश की किरणों को दूसरी तरफ मोड़ दिया। प्रकाश को सीधे निकलना चाहिए, नहीं, दर्पण से सीधे निकलना चाहिए, तो ऐसा नहीं निकल कर क्या होता है, दर्पण से टकराकर वापस लौट जाता है। तो इस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, और जो दर्पण पर पड़ती है उसको आपतित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण क्या हुआ, आपतित किरण, प्रकाश जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण मतलब प्रकाश जिस बिंदु से टकराकर लौट जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो आप इस पे देख रहे हो कि आप इस पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रकाश पड़ रही, इस परावर्तक सतह पे जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ती है, प्रकाश जिस परावर्तक सतह पे पड़ती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, यानी कि ये आपतन बिंदु है जहाँ पे प्रकाश पड़ेगी। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु यानी प्रकाश जिस सतह पे पड़ती है, यानी कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं जिस सतह पे पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे, ये आपतन बिंदु कहते हैं। यानी प्रकाश जिस सतह पे पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। देख रहे हो यहाँ आपतित किरण है, यानी ये लेजर के लाइट है, ये लेजर के लाइट यहाँ से निकली और ये परावर्तक सतह यानी कि दर्पण के परावर्तक सतह पे पड़ी, तो जहाँ पे पड़ेगी उसी को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अभिलंब। देखो किसी सतह पे पड़ने वाली लंब को अभिलंब बोलते हैं, यानी कि अभिलंब बोले तो यानी कि खंबा की तरह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खंबा। आप जब भी जमीन को देखो तो जमीन क्या हुआ है, लेटा हुआ है, जमीन लेटा हुआ है, और आपको इस पर ना कोई खंबा अगर खड़ा करना है तो जमीन पे क्या होगा, आपको सीधा खड़ा करना होगा, नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से लंब बोलते हैं। उसी तरीके से ये परावर्तक सतह है, क्या है, परावर्तक सतह, और ये लेटा हुआ है, और इसी के ऊपर जब आप खंबे की तरह ऐसे कोई चीज़ खड़ा करोगे, जैसे कि कोई खंबा खड़ा करोगे या कोई पिलर खड़ा करोगे, तो ये क्या होगा, एक अभिलंब की तरह काम करता है। यानी किसी सतह पर जो लंब होता है, किसी सतह पर जो लंब होता है उसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अभिलंब। ठीक है, यानी कि अभिलंब क्या बोलेंगे, किसी सतह पर पड़ने वाली लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक है, चलो तो ये याद हो गया। अब आते हैं आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण से ही आपतन कोण बनेगा। ठीक है, ये आपतित किरण है, जिस तरफ आपतित किरण उसी तरफ आपतन कोण। ठीक है,
जिस तरफ आपतित किरण बनेगा उसी तरफ आपतन कोण भी बनेगा। तो देखो ये बनता कहाँ पे है, तो ये है आपतित किरण और ये अभिलंब है। इसके बीच में जो आपको ये कोण दिखाई दे रहा है, कोण बोले तो एक कोना नहीं, जैसे घर का एक कोना होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी एक कोना बना, यानी कि कोण बोलो या कोना बोलो, ठीक है। बेटर है कि आप कोण ही बोलना, देहाती भाषा में कोना कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। उसी तरीके से ये है परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बनने वाली कोण होगा, ठीक है, तो उस कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण इसको कहते हैं। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। अब देखना, ये आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, यानी कि आपतन कोण का संकेत आई होता है। और ये है परावर्तन कोण। क्या है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम क्या चीज से दर्शाते हैं, तो आर से दर्शाते हैं, ठीक है। स्मॉल आई स्मॉल आर से दर्शाते हैं। चलो, और देखना यहाँ पे जो भी कोण बनेगा, ये कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। क्या होगा, ये कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। तो मैंने जो प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझाया है, प्रकाश के परावर्तन होता क्या है, आपतित किरण कौन सा नियमों का पालन करती है, परावर्तन कोण, आपतन, तो ये सारी चीज़ें आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के पास, ठीक है। चलो, तो अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। देखो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आ रही। अब देखो इसमें ना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रतिबिंब आखिर होता क्या है, नहीं, और ये समतल दर्पण होता क्या है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है। देखो हम लोग रोज जब रोज कहीं पे बढ़िया अच्छा सूट वूट पहन कर जाते हैं तो तैयार होने के समय नहीं, बाल में कंघी करते हैं, चेहरा देखते हैं कि हमारा चेहरा ग्लो बढ़िया से हो रहा है कि नहीं, कोई लड़की दिखेगी कि नहीं, सुंदर मतलब अच्छे सुंदर ऐसा स्मार्ट दिख रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, दर्पण का प्रयोग करते हैं, नहीं किसी ऐनक का प्रयोग करते हैं, आईना का नहीं। तो हम जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं हम चेहरा देखने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। यानी कि जिसमें रोजमर्रा के दिनों में हम लोग अपने चेहरे देखने के लिए, बाल को सीधा करने के लिए, स्मार्टपन देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसी को समतल दर्पण कहते हैं। और ये प्रतिबिंब, देखो दर्पण का यूज करते हो तो क्या देखते हो, चेहरा देखते हो, नहीं अपनी स्मार्टपन देखते हो। लेकिन एक चीज़ और गौर करना कि ये जो देखते हो तो अंदर से ना जो तस्वीर नज़र आती है, दर्पण में जो तुम्हें तस्वीर नज़र आती है, नहीं उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। नहीं जो तुम्हारा है बिल्कुल हूबहू तुम्हारा ही जो उसमें फोटो दिखाई देता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब। अब ये बताओ उस प्रतिबिंब को क्या तुम टच कर सकते हो, छू सकते हो, नहीं, सिर्फ तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, नहीं तो उसको टच कर सकते हो, नहीं कुछ कर सकते हो। अगर उसको टच करना होगा, प्रतिबिंब को अगर आपको छूना है, नहीं तो दर्पण के अंदर आपको घुसना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब आप घुसना चाहो, यानी कि अब कहीं से उसका दरवाज़ा, अब दर्पण का में थोड़ी ही दरवाज़ा होता है कि आप अंदर घुस जाओगे, नहीं, तो ये कभी भी पॉसिबल
नहीं है। तो अंदर जो तस्वीरें बनती है वो होता है, वो प्रतिबिंब होता है। और जो दर्पण के अंदर में, दर्पण के, समतल दर्पण के या कोई भी दर्पण हो, उसके अंदर में जो तस्वीरें बनती हैं वो एक तरीके की काल्पनिक तस्वीरें होती हैं, यानी कि एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनती हैं। कौन सा? काल्पनिक, जिसको हम आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी और या काल्पनिक, दोनों हम बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो उसके अंदर जो बनने वाला तस्वीर होता है वो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है। उसको हम टच नहीं कर सकते हैं या उसे किसी पर्दे पर भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप देखते हो तो आप देखो होगे कि जब भी कभी भी लाइट जलती है या धूप होता है तो आपकी परछाई बनती है, नहीं? तो उस परछाई को क्या कर सकते हो? आप टच भी कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। अगर आप, जैसे कि ये मेरी परछाई, हाथों की परछाई देखो, तो ये जो पीछे परछाई बना, इसको हम टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो ये एक तरीके का काल्पनिक तस्वीर नहीं हुआ या आभासी तस्वीर नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये प्रतिबिंब आभासी और काल्पनिक नहीं, ये रियल प्रतिबिंब है। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब या रियल प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो जिसको हम टच कर सकते हैं और उसे हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो, अब ये वास्तविक प्रतिबिंब, इसकी जो परिभाषा है हम इसको अभी यहाँ पे नहीं समझाएंगे। जब ये प्रकाश का प्रवर्तन, जब ये चैप्टर थोड़ा सा एंड के तरफ हम बढ़ेंगे तो उस समय हम आपको वास्तविक और क्या बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, इनके बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये समतल दर्पण क्या होता है समझ गए होंगे, प्रतिबिंब क्या होती है ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण में आप अपनी प्रतिबिंब को देखते हैं, यानी कि तस्वीर को देखते हो, उसमें क्या फोटो को देखते हो, नहीं उस, तो आप क्या देखते हो कि आप दर्पण के सामने खड़े हो और दर्पण के पीछे ही आपका बहुत ही बढ़िया सा क्या बनता है, तस्वीर बना होता है। यानी कि एक प्रतिबिंब तैयार होता है, हू बहू मतलब सेम टू सेम क्या होगा, आपके तरह स्मार्ट, मूछे, अच्छे बाल, अच्छी जो आप ड्रेसें पहने होंगे, वही सेम टू सेम दर्पण के पीछे देखें। यानी कि प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण में, दर्पण के पीछे हमेशा बनता है। अब देखो, आप जब उसके अंदर जो बनने वाली, यानी कि दर्पण के पीछे जो तस्वीरें बनती है वो क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। और वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। कहने का अर्थ है कि आप जब दाहिना हाथ उठाओगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि बायां हाथ उठाया हुआ है। आप समतल दर्पण में जब बायां हाथ उठाओगे, मतलब बायां हाथ उठाओगे, तो समतल दर्पण में आपको दायां हाथ उठा हुआ दिखाई देगा। यानी कि एक दूसरे आपकी ओरिजिनल जो शरीर होगी उसी के जस्ट दर्पण में उल्टा, यानी कि आपकी अपेक्षा, आपकी जो शरीर है उसकी अपेक्षा जो दर्पण में होगा वो हमेशा क्या होगा, सीधा तस्वीर बनाता है, मतलब सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आप बायां उठाओगे उसमें दाहिना उठाएगा, दाहिना उठाओगे बायां उठाएगा। ठीक है, और ये जो होता है इस प्रोसेस को यानी कि बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यानी कि आपके जस्ट उल्टा जो दिखाई देगा प्रतिबिंब में, तो इस दोनों को रिलेट करके बोलते हैं कि पार्श्विक रूप से क्या है, प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, आपका उल्टा प्रतिबिंब के उल्टा आप हो, तो इसको बोलते हैं प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। बिल्कुल, ये बात आपके दिमाग में घुसा। ठीक है, अब चीज है क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है दर्पण की उतना ही पीछे बनती है जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी होती है।
ठीक है। आप देखना जब दर्पण पे ऐसे उंगली करके देखना, ठीक है, दर्पण पे आप जब उंगली करके देखोगे तो क्या होगा कि आपकी जितनी डिस्टेंस, नहीं हाथों के जितनी डिस्टेंस पे दर्पण से आप एक हाथ की दूरी पर अगर आप खड़ा रहोगे तो आपकी प्रतिबिंब में भी क्या होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगी यानी कि समतल दर्पण के पीछे, तो उसमें देखना एक हाथ की दूरी पे ही आपकी प्रतिबिंब दिखाई देगी। इसका मतलब कहते हैं कि हम दर्पण से जितनी दूरी पे खड़ा होते हैं उतनी ही दूरी पे आपका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? आपकी सेटअप बिगड़ गया था। तो हम क्या कह रहे थे कि जितनी आप दर्पण से देखिए ना कि आपकी दर्पण से अगर एक हाथ दूरी पर अगर आप खड़े हो तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उतनी ही दूरी पर दर्पण से उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। कहने का अर्थ है कि दर्पण यानी कि दर्पण के उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी होती है। यानी कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या होता है? दोनों इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। चलो ठीक है। अब देखना, आज जब अपनी बॉडी को माप कर देखना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हाइट, वाइट, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप ओरिजिनल अपने शरीर का हाइट वाइट नाप कर देखना। और जब दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीज़ें कभी आप माप कर देखना या नाप देखना। हम लोग देहाती भाषा में, गांव की भाषा में नापना ही बोलते हैं, और ऐसे शुद्ध हिंदी के भाषा में मापना बोलते हैं। ठीक है, तो कभी माप कर देखना या नाप कर देखना, जो समझ में आए तो देखना कि प्रतिबिंब की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हाइट होगी सेम टू सेम आप ही के हाइट के बराबर होगी, आप ही के लंबाई के बराबर होगी। तो कहने का अर्थ है कि जो प्रतिबिंब का आकार है और वस्तु के आकार है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। वस्तु के आकार, प्रतिबिंब की आकार, ये सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक के पास। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। क्या चीज के बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, क्या चीज के बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, आपने कभी ऐसे जगह पे अपना फेस को देखा है, अपनी चेहरा को देखा है, जहाँ पे आपका चेहरा टेढ़ा, गोल, भंडोल ऐसा दिखता होगा? नहीं देखे होंगे। आप देखे होंगे मतलब कोई ऐसा दर्पण जहाँ पे आप ऐसे करते होंगे तो इतना बड़ा चेहरा आपका दिखाई दिया होगा। बर्तन में, कोई बर्तन में आपने अपना चेहरा देखा होगा तो आप ऐसे पचके हुए दिखाई दिए होंगे, नहीं तो ऐसे दिखाई दिए होंगे। ऐसा आपने देखा है? कोई भी बर्तन हो जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? चिकना हो, जिसमें आपका फेस मतलब प्रतिबिंब बनता हो, आपका फोटो उसमें बनता हो, तो वैसा दर्पण तो दिखा होगा। अब देखो, जब हम पतीले को देखते हैं तो पतीले में क्या देख पाते हैं? जब भी अपना चेहरा देखोगे पतीला के पेनी पे या क्या हो कोई ऐनक पे, तो आपको एड़ा टेढ़ा इस तरीके से आपका चित्र, प्रतिबिंब आपको उसमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से जिसमें एड़ा टेढ़ा चित्र, प्रतिबिंब आपका दिखाई दे, समझ जाना कि वो क्या है? गोलीय दर्पण है। उसको क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। जहां पे भी जिस दर्पण में आपका प्रतिबिंब यानी कि तस्वीर, फोटो, क्या बिंब, ये प्रतिबिंब जो बनता है, एड़ा टेढ़ा कुछ भी बने, तो हम क्या समझते हैं कि वहाँ वो जो दर्पण है गोलीय दर्पण है। अब देखो, आप जो चाहे आप चम्मच के देखते होंगे, चम्मच की जो सतह होती है कितनी परावर्तक होती है, नहीं काफ़ी ज़्यादा चिकनी होती है, उसमें तो आपका फेस पूरा चिकना दिखाई देता है। तो वो एक तरीके से क्या है? गोलीय दर्पण है। आप किसी के आंखों में अपना फेस देखना कि आपका ना फेस, आपका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा? थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा। इसका मतलब है क्या है कि वो जो दर्पण की तरह काम करता है, एक गोलीय दर्पण की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखो, जो भी गोलीय दर्पण होता है
वो अंदर से खोखला होता है। अब चम्मच के देख लो, चम्मच क्या होता है, ऐसे टेढ़ा होता है और ये अंदर से खाली होता है ना। तो इसको हम कहते हैं कि खोखला होता है। ठीक है, क्या होता है, ये खोखला होता है। उसी तरीके से बर्तन के देख लो, बर्तन भी क्या होता है, जहाँ पे आपका फेस दिखाई देता है वो खोखला होता है। तो यानी कि गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह मतलब कि जहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जिस पे आपका प्रतिबिंब बनता है तो उसको परावर्तक सतह कहते हैं। तो उसके देखना अंदर या बाहर में, उसके अंदर वाला हिस्सा या बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, तो क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक, हाँ, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितना, 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब पहला है उत्तल दर्पण। क्या है पहला, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण मतलब कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो। यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह कहाँ उभरा हुआ हो, बाहर की ओर उभरा हुआ हो। ठीक है, और आंतरिक सतह मतलब कि अंदर वाली जो सतह है क्या हो, रस्तित हो। रस्तित मतलब पेंट किया हो, क्या हो, पेंट किया हो। उसी को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण इस तरीके का होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण इस तरीके का होता है। और इसका ये जो बाहरी फेस है, ये वाला, ये जो दिख रहा है बाहरी फेस, ये क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। जिसका बाहर वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, परावर्तक सतह, जिसमें आप अपने चेहरे को देख सकते हैं। ठीक है, और अंदर वाली हिस्सा जो है, अंदर वाली हिस्सा रस्तित हो, मतलब कि पेंट किया हुआ हो। ठीक है, ताकि आप अपनी चेहरे को पूरा फ्रेश तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि कोई दर्पण है, नहीं, जिस दर्पण में आप अपना फ्रेश चेहरा देख पाते हैं, तो एक तरफ देख पाते हैं, दूसरी तरफ नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि दूसरी तरफ ना रस्तित किया हुआ रहता है, मतलब कि पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, ताकि आपका फ्रेश चेहरा दिखाई दे। उसी तरीके से ये जो बाहर की ओर परावर्तक सतह है, बाहर वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, बाहर वाला सतह परावर्तक सतह होना चाहिए। ठीक है, उभरा हुआ, बाहर की ओर उभरा हुआ हो। और अंदर वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, रस्तित होना चाहिए। तो इस तरीके की आकृति में जो दर्पण दिखेगा, जो गोलीय दर्पण दिखेगा, उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, उत्तल दर्पण में और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप बर्तन में देखते हो, तब बर्तन के यानी जो जिसमें जो बाहर वाला हिस्सा होता है, बाहर वाला हिस्से में आप चेहरा देखते हो, यानी कि बाहर वाला जो हिस्से है उसमें चेहरा देखते हैं, तो एक तरीके से वो उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। ठीक है, आप जो चम्मच होता है अंदर की ओर टेढ़ा होता है, तो उसके बाहर वाला फेस देखेंगे तो उसमें भी आप चेहरा देख सकते हैं। तो ये भी एक उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझता है कि कोई इंसान का होता है, पेटला होता है, और पेटला का क्या होता है, उसका पेट बाहर की ओर निकला हुआ होता है। सेम टू सेम वैसा ही, जिस तरीके से पेटला का पेट बाहर निकला हुआ होता है, उसी तरीके से उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला होता है। यानी कि जिस परावर्तक सतह जिसमें अपना चेहरा देख पाते हैं। ठीक है, उसी को। तो ये एग्जाम्पल क्या हुआ, उत्तल दर्पण के बारे में हुआ। ठीक है, अब अगली पे आते हैं अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण का दूसरा भाग यानी कि दूसरा पार्ट क्या होता है, उत्तल दर्पण। दूसरा भाग क्या होता है, उत्तल दर्पण। अब देखो, उत्तल दर्पण ये भी एक गोलीय दर्पण है। उत्तल दर्पण भी क्या है, गोलीय दर्पण है। लेकिन इसकी परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो।
यानी कि अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर की ओर क्या होता है, धंसा हुआ होता है, और बाहर वाली सतह यानी कि बाहरी जो सतह होता है रस्तित हो, यानी कि पेंट किया हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखो उत्तल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में ये है अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें बाहर की ओर ये क्या होता है, बाहरी वाला हिस्सा रस्तित होता है, क्या होता है, बाहरी वाला हिस्सा रस्तित होता है, और आंतरिक हिस्सा परावर्तक सतह होता है, क्या होता है, ये वाला हिस्सा आंतरिक सतह परावर्तक सतह, ठीक है, परावर्तक सतह होता है। तो अवतल दर्पण में अंदर वाला परावर्तक सतह, बाहर वाला हिस्सा और रस्तित हो, ठीक है। और अवतल दर्पण में क्या होता है कि अंदर वाला हिस्सा धंसा हुआ होता है, अंदर वाला हिस्सा धंसा हुआ हो, परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, बाहरी सतह क्या हो, रस्तित हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। आप कभी किसी टिबिया इंसान को देखे ना, ठीक है, जो टिबिया आदमी होता है तो जिसका सिर्फ शरीर में कंकाल दिख रहा होता है, नहीं हड्डी सिर्फ बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, मांस पूरा चिपका हुआ रहता है, तो एक तरीके से वो जो है ना, किस तरीके के एग्जाम्पल ले सकते हैं उसको हम अवतल दर्पण में एग्जाम्पल ले सकते हैं। अवतल दर्पण की तरह अंदर की ओर ऐसे केकुरा हुआ टिबिया इंसान की तरह होना चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण में उसका एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो इतना बात समझ में आएगा। देखो आप जब बर्तन में जिसमें चेहरा देखते हो, आप अंदर वाला हिस्से में जब आप चेहरा देखते हो तो समझना कि वो किस में आप चेहरा देख रहे हो, अपनी प्रतिबिंब देख रहे हो, तो अवतल दर्पण में देख रहे हो। चम्मच लो, चम्मच के अंदर वाला हिस्सा जो धंसा हुआ हिस्सा है उस तरफ से आप अपना चेहरा देखो, समझना कि वो क्या है, एक अवतल दर्पण में आप चेहरा देख रहे हो, ठीक है। तो उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण पे हो गया। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है। जब तक अगर ये सारे कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा, हर बातें आपको समझ में, हर एक पॉइंट टू पॉइंट बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो से सीखें, अपनी नॉलेज ग्रहण करें, और जो भी 10th का मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो बच्चे बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, उसको आप ज़रूर शेयर करें और उसको बताएं कि ये जो लेक्चर है आपको कितना फ़ायदा हुआ है, और वो भी देखेगा तो उसको कितना फ़ायदा हुआ है। ज़रूर अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना, ठीक है। आप लाइक करो हमारे वीडियो को या नहीं करो, या कुछ सब्सक्राइब करो या न करो, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन इसको अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजना, ताकि वो भी पढ़कर आसानी से कोई भारी टॉपिक हो उसको आसानी से सीख सकें, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में इसकी अगली पार्ट लेकर, ठीक है। चलो बाय।